जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां पढ़ेंगे। हमारी आज़ादी के बाद हम जिस दर से विकास कर रहे हैं उस दर से हमारी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्याय में हम उन्हीं चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु हैं बच्चों इस अध्याय के, वो है प्रजातंत्र में जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय। हम यही आज पूरे अध्याय में विस्तार में पढ़ेंगे। बच्चों, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 दशकों में विकास के बहुत कार्य किए गए, परंतु वह विकास हमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास अनेक सारी चुनौतियां हैं। सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि को पूरा विकास पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं परस्पर अविश्वास और मतभेदों को बढ़ाती जा रही है। इसमें सबसे पहली चुनौती हम पढ़ेंगे वो है जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। बच्चों, जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है बच्चों, जबकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 1901 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी बच्चों, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। जनसंख्या में आवश्यक से अधिक अविकसित देशों के लिए एक अभिशाप बन जाता है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे बच्चों प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और हमारा जीवन स्तर अपने आप निम्न श्रेणी का हो जाता है। कार्यकुशलता और कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। बच्चों, जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण हैं, एक है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण अधिक बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी नहीं होती है, जिस कारण बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बाल विवाह और विवाह आयु कम होने से बच्चे अधिक और जल्दी पैदा होते हैं। तीसरा, भारतीय समाज का परंपरावादी होना एवं लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। नंबर 5वां है बच्चों की बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। आर्थिक कारण, निर्धनता के कारण अधिक बच्चों की कमाई का साधन माना जाता है, इसलिए बच्चों में वृद्धि होती जाती है। कृषि पर निर्भरता, कृषि कार्य में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं, पशु चराने में, खेतों की रखवाली करने में, इसलिए अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण, ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ 2 पैर लाता है, उनके काम में सहायक होता है, इसलिए वे बच्चों को वरदान मानते हैं। अन्य भी कारण हैं बच्चों, जैसे शिक्षा का अभाव, अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है और इस कारण इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और अधिक बच्चे होने लगते हैं। उष्ण जलवायु, भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है और कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। संतान निरोधक विधियों की कमी, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। घटती मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या भी कम नहीं हो पा रही है। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव, बच्चों जिससे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। बचत और विनियोग बहुत ही कम हो पाता है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है, कृषि योग्य भूमि
आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। खाद्यान्नों की कमी हो रही है क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस गति से खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास निर्माण होना चाहिए, परिणाम स्वरूप भूमि कम पड़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है और वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है। इनसे कीमतें बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है और इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की ज़रूरत होती है और इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो जाती है। ये सभी कारण हमारी विकास की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। जनसंख्या विस्फोट के समाधान के लिए कुछ उपाय हैं जो इस प्रकार है। अगर हम इनका पालन करें तो कुछ हद तक हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहला है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए और बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। शहर व गाँव में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विवाह की आयु को भी बढ़ा दिया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। हमारे देश में 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम में जोड़ा गया है। सरकार इस प्रकार लगातार इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती जा रही है। दूसरी हमारी एक ज्वलंत समस्याएं हैं, वो है बेरोजगारी। हमारे देश में 2 प्रकार की बेरोजगारी है बच्चों। एक है शहरी बेरोजगारी और दूसरी है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग बेकार बैठे रहते हैं। इससे शिक्षित बेरोजगारियों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शहरों की ओर जा रही है। मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अवसरों की संख्या कम हो रही है क्योंकि निरंतर हाथ के बजाय मशीनों से कार्य हो रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं होता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 6 माह कृषक बेकार रहते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। उन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और इसलिए भारत में बेरोजगारी की स्थिति बहुत अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। भारत में बेरोजगारी के कुछ कारण हैं बच्चों। उनमें सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। काम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही है परंतु उस तुलना में कार्य के अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कृषि पर बढ़ता दबाव। जनसंख्या वृद्धि से कृषि भूमि पर जनभार बढ़ता जा रहा है। इस कारण उपलब्ध भूमि पर छिपी हुई बेरोजगारी में वृद्धि हुई। फलतः परिवार का जीवन स्तर बहुत ही कम हुआ और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जा रही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक नहीं है हमारे देश में। इसमें लाखों BA MA करने वाले लोग बेरोजगार रहते हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर भी बेरोजगारी में शामिल हो गए हैं। दोषपूर्ण नियोजन, हमारे देश में नियोजन नीति रोजगार मूलक नहीं है। रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हो सके इस पर ध्यान कम दिया गया है। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, ग्रामीण जनता आज भी परंपरा, कुरीतियों और अंधविश्वासों से जकड़ी हुई है। इस कारण उनको गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां रोजगार उपलब्ध है वे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अपने पुश्तैनी घरों में या पुश्तैनी शहरों में ही गाँव में रहना पसंद करते हैं। विकास की गति धीमी, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर लक्ष्य से नीची रही। इससे बेरोजगारों के अवसरों में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। पूंजी का अभाव, कृषकों की आय कम होने से बचत नहीं हो पाती है और इससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता और रोजगारों के अवसर कम हो जाते हैं। उद्योगों में मशीनीकरण, उद्योगों में उच्च तकनीकी मशीनों का उपयोग होने से मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है और इससे बेरोजगारी बढ़ने लगती है। शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, देश में शिक्षितों के श्रम कार्य में रुचि नहीं होती। वे शारीरिक श्रम करने की अपेक्षा बेकार रहना पसंद करते हैं या आराम वाली नौकरी पसंद करते हैं। रोजगार मार्गदर्शन का अभाव, देश में
रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना न मिलने से अवसरों की जानकारी नहीं होती है और ना ही उन्हें कोई सही मार्गदर्शन मिल पाता है। इन उपरोक्त कारणों से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के परिणाम, इनके समाज पे बहुत बुरे परिणाम होते हैं। इनमें सबसे पहला है मानव शक्ति का अपव्यय। आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे देश में युवाओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन कार्य करने योग्य व्यक्ति जब बेकार रहते हैं तो उनका श्रम व्यर्थ चला जाता है और इस तरह से बहुत से बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। आर्थिक विकास में बाधा, कृषि में निहित बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है क्योंकि आय कम हो जाती है। पूंजी का निर्माण और विनियोग नहीं हो पाता है। इससे देश में आर्थिक विकास में रुकावट आती है। संसाधनों की बर्बादी, देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी बहुत अधिक खर्च करती है, परंतु बेरोजगारी के कारण ये सब व्यर्थ हो जाता है। सामाजिक समस्याएं, बेरोजगारी मानसिक और सामाजिक असंतोष का जन्म देती है। बेरोजगार असंतुष्ट और परेशान व अभावग्रस्त रहते हैं। इससे चोरी, डकैती, बेईमानी, जमाखोरी, नशा आदि बुराइयां समाज में बढ़ने लगती है। सुरक्षा व्यवस्था नष्ट होती है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध हो जाता है और उनमें असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और सरकार पर सदा संकट बना रहता है। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय भी है बच्चों। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए जिससे लोगों को अंशकालीन रोजगार मिल सके। इससे पूंजी भी कम लगती है और परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित किए जा सकते हैं। बेकार बैठे किसान, उनको घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला कौशल के द्वारा छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग करके और अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और इससे सरकार को विकास मिलेगा और पूंजी उपलब्ध होगी। व्यावसायिक शिक्षा, देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने वालों के व्यवसाय से तुरंत जोड़ने की योजना होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। विनियोग में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनियोग कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिसमें श्रम प्रधान हो और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सहायक उद्योगों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जैसे दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाएं, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और बेरोजगारी कम होगी। श्रमिकों को मांग और पूर्ति के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित होने चाहिए जिससे श्रम में गतिशीलता आने लगेगी और लोग दूसरे स्थान पर जाकर भी नौकरी कर सकेंगे। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार, गांव में चलने वाली विकास योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि सेवा केंद्र खोलने चाहिए। स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। शहरों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार गारंटी स्कीम आदि का अधिक विस्तार करना चाहिए। कृषि उन्नति, कृषि में विभिन्न नए कार्यक्रम लागू करना चाहिए। बहुफसल योजना, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों का उपयोग, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि हेतु समय पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। सिंचाई योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। इससे कृषि आय बढ़ेगी और रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। दूसरी के बाद तीसरी एक जटिल समस्या है, वो है सांप्रदायिकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इनमें विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले निवास करते हैं। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना या व्यापक राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ का अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति के कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है।
सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता का अर्थ राष्ट्र हित को भुलाकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए ही सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ एवं संप्रदायों के प्रति घृणा भावना रख उन्हें हानि पहुंचाना ही सांप्रदायिकता है। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सफल भी रहे, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति ने इनमें आपसी द्वेष भर दिया और देश का धर्म हित के आधार पर दो भागों में बंटवारा हो गया। आपसी अविश्वास बढ़ गया और सांप्रदायिकता के रूप में आज भी विद्यमान है। हमारे देश में सभी पंथ और संप्रदायों का अस्तित्व रहा, सभी धर्मों का देश के विकास में सहयोग रहा। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, विवेकानंद स्मारक, सांची के स्तूप जैसी अनुपम कलाकृतियाँ सभी धर्मों की देन है, जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। सांप्रदायिकता के बच्चों कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। दूसरा, राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीति स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मार्गों को मान लिया जाता है और उन्हें खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं ताकि उन्हें अधिक चुनाव में जीत मिले। तीसरा, कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा, बेरोजगारी में सुधार के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और यही वो गलत करते हैं। भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देश तूल देकर प्रसारित करते हैं। इससे देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5, सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ाता है। घटनाओं के समय सही निर्णय अगर तत्काल ले लिया जाए तो उन्हें दंगों का रूप लेने से हम रोक सकते हैं। विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। अब है कि बच्चों, इस सांप्रदायिकता की भावना का परिणाम क्या होता है। सांप्रदायिकता से बहुत हानियाँ होती है। दंगों से धन जन की हानि होती है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, वाहन जल जाते हैं, सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। मतदान व चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा आती है। आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाती है। देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है क्योंकि झगड़ों और दंगों से सेना लगानी पड़ती है और जबकि उनकी आवश्यकता हमें सीमा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है बच्चों कि सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं होनी चाहिए। शिक्षा में प्रारंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समान रूप से सभी नागरिकों को पर लागू हो। इन्हें लागू करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं कराना चाहिए। राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं में बाधा आती है। शिक्षा का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे व्यक्ति अच्छे या बुरे का निर्णय स्वयं ले सके। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। अगली महत्वपूर्ण समस्या है आतंकवाद। ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। यह लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध है। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है। आतंकवादी विश्व भर में आतंकी गतिविधियां अपनाकर सबको भयभीत और असुरक्षित करना चाहते हैं। ये अनैतिक साधनों को भी न्यायसंगत ठहराते हैं और हिंसक गतिविधियों द्वारा देश की अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें और अलगाववादी प्रवृत्तियां आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे विश्व में शांति भंग हो रही है तथा पूरा विश्व भयभीत हो रहा है। भारत में आतंकवाद के 3 रूप हैं। सबसे पहला सांप्रदायिक आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद इसका उदाहरण है। कश्मीर घाटी में धर्म के नाम पर हत्या, अपहरण, लूटपाट करना, शांति व्यवस्था भंग करना इसका उद्देश्य है। कश्मीर के सीमा पार से आ रहे
आतंकवादी धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। दूसरे प्रकार के आतंकवाद होते हैं नक्सली आतंकवाद। भारत में नक्सलियों की गतिविधियां शांति और व्यवस्था को भंग करना है। इनका उपद्रव पश्चिमी बंगाल के एक गांव नक्सलीवादी से हुआ, इस कारण इसे नक्सलवाद कहा गया है। ये हत्या, अपहरण, वसूली, लूटपाट के माध्यम से आतंक फैलाते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और प्रदेशों में इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा होता है जातीय आतंकवाद। उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद प्रजातांत्रिक आतंकवाद के रूप में उभर कर आए हैं। प्रजातीय आतंकवाद के रूप में उभर आए हैं। ये जातियां आपस में निरंतर लड़ती रहती है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। आतंकवाद का प्रभाव या परिणाम, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है, जिससे गति से विकास हम कर रहे हैं उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने लगते हैं। जन धन की बहुत हानि होती है, निरपराध लोग मारे जाते हैं और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान होता है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ देश आतंकवाद के कूटनीति साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। आतंकवाद के कारण, उपनिवेशवाद, शासकों द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियां उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती है। वे शासकों से छुटकारा पाने के लिए आतंकी गतिविधियां अपनाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, पिछले 2 दशकों से संचार के साधनों में बहुत क्रांति आई है। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकी गतिविधियां करने में अधिक सफल होते हैं। राष्ट्रों में द्वेष की भावना, एक राष्ट्र द्वारा जब दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, प्रशिक्षण एवं आर्थिक मदद दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में संचालित आतंकवाद सीमा पार संचालित आतंकवाद कहलाता है और भारत इससे बहुत अधिक प्रभावित है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अनेकों आतंकवादी शिविर पल व बढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अगली हमारी बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों, मादक पदार्थों का सेवन। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त का संचार तेज हो और उत्तेजना से क्षणिक आनंद की अनुभूति हो, ऐसी वस्तु को कहते हैं मादक पदार्थ। नशीले पदार्थों के सेवन से ही मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। मादक पदार्थों का प्रभाव, मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता घट जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में कलह बढ़ने से बच्चों का विकास प्रभावित होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएं, झगड़े, व्यभिचार, चोरी आदि जैसी घटनाएं बढ़ने लगती है। मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा बढ़ जाता है और इससे शासन को बहुत मुश्किल होती है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण, नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति बार बार नशा करता है। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है। शराब, पार्टियों के बढ़ते चलन और मीडिया द्वारा इनका प्रदर्शन इसके सेवन को बढ़ावा दे रहा है। फिल्मों को देखकर भी उनकी नकल कर युवा वर्ग आज शराब, सिगरेट का उपयोग अधिक कर रहा है। होटलों की पार्टियों में लड़के और लड़कियां दोनों ही इनके प्रयोग के अभ्यस्त हो रहे हैं और इससे उनकी सोच बदलती जा रही है। उच्च वर्ग के समकक्ष दिखने, उनके संपर्क में आने और व्यावसायिक पार्टियों के आयोजन में अब मादक पदार्थों का उपयोग अधिक हो रहा है। मादक पदार्थों पर रोक लगनी चाहिए। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक या कमी से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति होगी, अपराध कम होंगे, कार्यकुशलता बढ़ने से देश के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और उसमें वृद्धि भी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। देश के विकास के लिए स्वस्थ नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भावी पीढ़ी स्वस्थ और संपन्न होने के लिए हमें मादक पदार्थों पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता में जो बाधक तत्व है वो निम्नलिखित है बच्चों। प्रजातंत्र में कुछ बाधक तत्व है जो है, सबसे पहला गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या। जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उस कारण गरीबी और बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें इसके उपाय के लिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है।
जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषीय समस्याएं। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु यथार्थ रूप में देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को वास्तविक नहीं बनने देते हैं और उससे राजनीतिक कार्य और व्यवहार में लोकतंत्र के संचालन में अवरोध होता है। इसलिए हमें इसके लिए कोई सुचारू उपाय करने चाहिए। निरक्षरता या अशिक्षा। अशिक्षित लोकतांत्रिक पद्धति का सफल क्रियान्वयन नागरिकों की शिक्षा पर ही निर्भर करता है। अशिक्षित लोग लोकतंत्र व्यवस्था के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। शिक्षा की कमी के कारण नागरिकों में राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता की कमी रहती है। राजनीतिक जागरूकता की कमी लोकतंत्र के कार्यान्वयन में बहुत बड़ा अवरोध है। सामाजिक कुरीतियाँ। भारतीय समाज परंपरागत समाज है। यहाँ प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल लोकमत की कम अभिव्यक्ति होती है। अभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता के भाव, सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास आदि की भावनाएं व्याप्त है और जो लोकतंत्र को पनपने नहीं देता है। अतः हमें इनको दूर करने के हमेशा उपाय करने चाहिए। संचार साधनों की भूमिका। प्रजातंत्र में संचार माध्यम एक सशक्त संवाहक की भूमिका निर्वहन करते हैं। प्रजातंत्र के आधार स्तंभों में प्रेस का स्थान महत्वपूर्ण है। आज प्रेस समाचार पत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली टीवी, इंटरनेट आदि हो गए हैं। यह साधन जनता की मनोदशा और शासन एवं प्रशासन को प्रभावित करते हैं और नागरिकों के और सरकार की कार्यवाही को जानने का अधिकार और कानून बनाकर दिया जा चुका है। संचार साधनों से ही नागरिकता को यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार उनके लिए क्या और किस तरह का काम कर रही है। इससे नागरिक तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए, यही उसका उपाय है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि प्रजातंत्र की बाधाओं में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन इनको दूर करने के उपाय भी है और सरकार इस पे कार्यान्वयन भी कर रही है, अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है और हमें भी इसमें एक आदर्श नागरिक होने के नाते सहयोग देना चाहिए और इसके सारे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अधिकारों को की भावना से हमें सभी कार्य सफलतापूर्वक करने चाहिए। इस प्रकार मैं देखती हूँ बच्चों कि आपको प्रजातंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं वो पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। जय हिंद बच्चों।